हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल रेसल अखाड़ा। आज मैं WWE एक्सट्रीम रूल्स 2022 का रिव्यू करने वाला हूं। आखिरकार शो में हमें ब्रे वायट का रिटर्न देखने को मिला, जो कि बहुत बड़ी बात है। बहुत दिनों बाद हमें WWE में ऐसा कुछ देखने को मिला है और बाकी का शो भी काफ़ी अच्छा था। तो इस सब के बारे में डिटेल में जानने के लिए वीडियो को पूरा देखिएगा और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो में हमें जो पहला मैच देखने को मिला वो था इंपीरियम वर्सेस द ब्रॉलिंग ब्रूट्स, गुड ओल्ड फैशन डॉनीब्रुक मैच। ये काफ़ी अच्छा मैच था। आप इस मैच को जाके देखोगे तब आपको पता चलेगा ये मैच कितना अच्छा था। मैच की शुरू में इंपीरियम ने काफ़ी डोमिनेट किया। हमें पूरे मैच में भर भर के बार टेबल्स, बार चेयर्स और शिलेली स्टिक्स का यूज़ देखने को मिला। बैरिकेड भी डिस्ट्रॉय हो गई थी। हमें क्राउड की तरफ से दिस इज ऑसम की चैंट सुनने को मिली, जिससे हमें ये पता चलता है कि क्राउड इस मैच में कितना इन्वेस्टेड था। इस मैच में हमें बुच और रिच हॉलैंड की तरफ से काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देखने को मिली। एक वक्त आता है जब शेमस गुंथर को ब्रोक किक लगा देते हैं, लेकिन विंची आके पिन को ब्रेक कर देते हैं। मैच के एंडिंग में शेमस गुंथर को अनाउंसर टेबल के ऊपर कैलिटी क्रॉस लगाते हैं। उसके बाद रिंग के अंदर जाके विंची को ब्रोक किक लगा के वो उनको पिन करके मैच में अपनी टीम के लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। मैच काफ़ी अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना शायद हमने एक्सपेक्ट किया था। लेकिन ओपनर के हिसाब से तब भी WWE ने काफ़ी अच्छा काम किया। इसके बाद हमें रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन के बीच में स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप के लिए एक एक्सट्रीम रूल्स मैच देखने को मिलता है। ये मैच भी काफ़ी अच्छा था। हमें इस मैच में भर भर के रोंडा राउजी और लिव मॉर्गन दोनों ही की तरफ से बेसबॉल बैट का पूरी तरह से यूज़ देखने को मिला। हमें इस मैच में फायर एक्सटिंग्विशर का भी यूज़ देखने को मिला। रोंडा राउजी लिव मॉर्गन को अपनी जूडो की ब्लैक बेल्ट से भी अटैक करती हैं। ओवरऑल ये मैच काफ़ी अच्छा था। मैच के एंड में लिव मॉर्गन रोंडा राउजी को टेबल के ऊपर एक सेंटॉम भी लगाती हैं, लेकिन उसके थोड़ी देर बाद ही रोंडा राउजी लिव मॉर्गन को एक सबमिशन होल्ड में फंसा देती हैं, जिसके बाद लिव मॉर्गन पास आउट हो जाती हैं और रोंडा राउजी मैच को जीत जाती हैं और बन जाती हैं न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। मुझे लगता है ये WWE का काफ़ी अच्छा डिसीजन है, क्योंकि WWE के जितने भी आगे शोज आने वाले हैं वो सारे बड़े शो हैं, जैसे क्राउन ज्वेल, सर्वाइवर सीरीज, रॉयल नंबर और रेसलमेनिया। और उसके लिए WWE को एक बड़ा चैंपियन चाहिए, जिसके लिए रोंडा राउजी पूरी तरह से फिट हैं। नेक्स्ट मैच जो शो पर हमें देखने को मिलता है वो है ड्रू मैकिंटायर वर्सेस कैरियन क्रॉस, अ स्ट्रैप मैच। मैच शुरू होने से पहले कैरियन क्रॉस काफ़ी माइंड गेम्स खेलते हैं। वो स्ट्रैप पहनने से ही मना कर देते हैं, जिसके बाद हमें इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच में ब्रॉल देखने को मिलती है। दोनों सुपरस्टार क्राउड के बीच में भी जाके लड़ते हैं। फिर दोनों सुपरस्टार रिंग के अंदर आते हैं। ड्रू मैकिंटायर कैरियन क्रॉस को स्ट्रैप बांधते हैं, जिसके बाद मैच स्टार्ट होता है। मैच की बात करूँ तो मैच काफ़ी अच्छा था, लेकिन उतना अच्छा नहीं था जितना शायद हमने एक्सपेक्ट किया होगा। मैच काफ़ी डिसेंट था। मैच में हमें दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से स्टेप्स का पूरी तरह से यूज़ देखने को मिला। स्कारलेट बूड्रॉ भी मैच में काफ़ी ज़्यादा इंटरफेयर करती हैं। दोनों ही सुपरस्टार एक दूसरे को स्ट्रैप से ऐसे अटैक कर रहे थे, जिससे हमें ये साफ पता चल रहा था कि दोनों को सच्ची में ही चोट लग रही है। मैच के एंडिंग में स्कारलेट बूड्रॉ ड्रू मैकिंटायर की आंखों में पेपर स्प्रे छिड़क देती हैं, जिसका फायदा उठा के कैरियन क्रॉस ड्रू मैकिंटायर को अपना फिनिशर क्रॉस हैमर लगा के उनको पिन करके मैच में अपने लिए विक्ट्री हासिल कर लेते हैं। इसके बाद हमें रॉ वुमेन चैंपियनशिप के लिए बियांका ब्लेयर और बेली के बीच में एक लैडर मैच देखने को मिलता है। ये मैच भी काफ़ी अच्छा था। मुझे तो ये मैच काफ़ी पसंद आया। मैं आपको रेकमेंड करूंगा, आपको भी ये मैच जाके ज़रूर देखना चाहिए। हमें बियांका ब्लेयर और बेली दोनों ही की तरफ से इस मैच में पूरी तरह से लैडर्स का यूज़ देखने को मिला। बेली रिंग साइड पे बियांका ब्लेयर को बैरिकेड और स्टील स्ट्रिप के बीच में लैडर फंसा के उसके ऊपर एक फ्लाइंग एल्बो भी लगाती हैं, जिसको देखने के बाद हमें यही लग रहा था कि बेली को ज़्यादा चोट लगी है। आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ये ज़रूर बताइएगा, क्या आपको ये नहीं लग रहा था टाइटल ज़्यादा ऊपर लटका हुआ है? क्योंकि मुझे तो ऐसा ही लग रहा था। बियांका ब्लेयर की तरफ से हमें उनका किस ऑफ डेथ फिनिशर भी देखने को मिलता है, जिसको देखने के बाद हमें यही लग रहा था कि बियांका ब्लेयर इस मैच को जीत जाएंगी, लेकिन हमें डैमेज कंट्रोल की इस मैच में इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। लेकिन बियांका ब्लेयर डकोटा काई और रियो स्काई दोनों को एक साथ किस ऑफ डेथ फिनिशर लगाती हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और हम ये भी कह सकते हैं ये शायद बॉश था, लेकिन फिर भी दो सुपरस्टार्स को उठा के KOD लगाना एक बड़ी बात होती है। फिर हमें बेली की तरफ से उनका रोज प्लांट फिनिशर देखने को मिलता है। बेली बियांका ब्लेयर को लैडर के नीचे फंसा के टाइटल उतारने की कोशिश करती हैं, लेकिन बियांका ब्लेयर उन्हें ऐसा करने नहीं देती।
बियांका ब्लेयर ने बेली को अपनी चोटियों से भी अटैक किया। फिर बियांका ब्लेयर बेली को एक ब्रोकन लैडर के ऊपर केओडी लगाती हैं। इसके बाद लैडर के ऊपर चढ़ के वो टाइटल को उतार लेती हैं। इस तरह से वो मैच को जीत जाती हैं और अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप को रिटेन कर लेती हैं। मुझे लगा था यहाँ पर हमें साशा बैंक्स और नेओमी का रिटर्न देखने को मिल सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नेक्स्ट मैच जो शो पर हमें देखने को मिलता है वो था एज वर्सेस फिन बैलर आई क्विट मैच। पहले हमें एज की एंट्रेंस देखने को मिलती है, उसके बाद फिन बैलर की एंट्रेंस काफ़ी कूल थी क्योंकि उन्होंने स्पाइक्स वाला मास्क पहना था। मैच की बात करूँ तो मैच काफ़ी अच्छा था। आप मैच को पूरी तरह से एंजॉय करने वाले हो। मेरे हिसाब से तो ये मैच ऑफ द नाइट था। आपके हिसाब से मैच ऑफ द नाइट कौन सा मैच था, नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। मैच शुरू होते ही एज फिन बैलर को बैरिकेड के थ्रू फेंक देते हैं। दोनों ही सुपरस्टार क्राउड के बीच में भी जाकर लड़ते हैं। एज फिन बैलर को हॉकी स्टिक से सबमिशन होल्ड में भी फंसाते हैं, लेकिन फिन बैलर तब भी आई क्विट नहीं कहते। वो फिन बैलर को कंक्रीट वॉल के थ्रू भी फेंकते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक हो सकता था। हमें पूरे मैच में स्टील चेयर्स का काफ़ी यूज़ देखने को मिलता है, लेकिन तब भी कोई सुपरस्टार आई क्विट बोलने के लिए तैयार ही नहीं था। हमें एज की तरफ से उनका सबमिशन एग्जीक्यूटर भी देखने को मिलता है। फिन बैलर बस आई क्विट बोलने ही वाले थे, लेकिन तभी हमें जजमेंट डे की इंटरफेरेंस देखने को मिलती है। एज फिन बैलर को रोप्स के थ्रू स्पीयर लगाते हैं, जिसकी वजह से डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक मिस्टीरियो को भी काफ़ी चोट लगती है। फिर इसके बाद हमें देखने को मिलता है रिया रिप्ली एज को हैंडकफ कर देती हैं, जिसकी वजह से एज कुछ भी नहीं कर पाते और पूरी की पूरी जजमेंट डे मिलके एज को बुरी तरह से कैंडो स्टिक से डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद हमें रे मिस्टीरियो देखने को मिलते हैं। वो एज की मदद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनके बेटे डोमिनिक मिस्टीरियो बुरी तरह से उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। फिर हमें बेथ फिनिक्स की मैच में एंट्री देखने को मिलती है। वो फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट और डोमिनिक के ऊपर अटैक करती हैं। इसके बाद हमें रिया रिप्ली और बेथ फिनिक्स के बीच में ब्रॉल भी देखने को मिलती है। बेथ फिनिक्स की तरफ से हमें एक स्पीयर भी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद बेथ फिनिक्स की लेके एज को हैंडकफ से रिलीज कर देती हैं। फिर एज की तरफ से हमें डेमियन प्रीस्ट के ऊपर एक स्पीयर भी देखने को मिलता है। फिर इसके बाद हमें डोमिनिक और एज के बीच में स्टेयर डाउन देखने को मिलता है, जहां पर डोमिनिक एज को मनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन एज की तरफ से हमें एक लो ब्लो देखने को मिलता है। इसके बाद एज बैक टू बैक फिन बैलर को 3 स्पीयर लगाते हैं, लेकिन फिन बैलर तब भी आई क्विट नहीं बोलते। फिर एज स्टील चेयर लेके फिन बैलर को उससे अटैक करने की कोशिश करते हैं, लेकिन पीछे से रिया रिप्ली आके बेथ फिनिक्स को ब्रेस नकल से अटैक कर देती हैं और जजमेंट डे एज को। इसके बाद से हमें फिर से जजमेंट डे की डोमिनेशन देखने को मिलती है। फिन बैलर एज को बैक टू बैक 3 कुडेग्रास लगाते हैं, लेकिन एज तब भी आई क्विट नहीं बोलते, बल्कि वो बोलते हैं गो टू हेल। लेकिन इसके बाद मैच के क्लोजिंग मोमेंट में हमें देखने को मिलता है रिया रिप्ली एज से कहती हैं, अगर तुमने आई क्विट नहीं बोला तो मैं बेथ फिनिक्स को कॉन्चर्टो कर दूंगी, जिसके बाद एज को ना चाहते हुए भी आई क्विट बोलना पड़ता है और फिन बैलर इस मैच को जीत जाते हैं। लेकिन तब भी रिया रिप्ली बेथ फिनिक्स के ऊपर अटैक कर देती हैं और मैच खत्म होने के बाद एज बेथ फिनिक्स को लेके लाचार पड़े हुए थे। अब बात करते हैं शो के मेन इवेंट की, जहां पर हमें सेथ रॉलिंस और मैट रिडल के बीच में एक फाइट पिट मैच देखने को मिलता है और यहां पर स्पेशल गेस्ट रेफरी थे एमएमए लेजेंड डैनियल कॉर्मियर। मैच को जीतने के 2 ही तरीके थे, सबमिशन या फिर नॉकआउट। मैच काफ़ी अच्छा था, लेकिन फाइट पिट मैच और डैनियल कॉर्मियर के हिसाब से जो इसकी हाइप बनी हुई थी उसके ऊपर इसने डिलीवर नहीं किया। हमें मैच में फ्रॉग स्प्लैश, आरक्यू और कर्वस्टॉम भी देखने को मिला। दोनों सुपरस्टार केज के ऊपर वाले स्ट्रक्चर पर चढ़ जाते हैं और वहां जाके लड़ते हैं। ऊपर हमें सेथ रॉलिंस की तरफ से बकल बॉम्ब और पेडिग्री देखने को मिली, लेकिन दोनों के ही ऊपर रिडल 10 काउंट से पहले खड़े हो जाते हैं। रिडल की तरफ से हमें आरक्यू देखने को मिला, जिसके बाद सेथ रॉलिंस नीचे गिर जाते हैं, लेकिन उन्हें इतनी चोट नहीं लगती। इसके बाद रिडल टॉप ऑफ द स्ट्रक्चर से सेथ रॉलिंस के ऊपर एक सेंटॉम लगाते हैं, जो कि काफ़ी खतरनाक था और इसकी वजह से रिडल को भी काफ़ी चोट लग जाती है। मैच के बीच में हमें डैनियल कॉर्मियर की सेथ रॉलिंस और मैट रिडल दोनों के ही साथ काफ़ी बहस देखने को मिलती है। फिर मैच के एंडिंग मोमेंट में रिडल ट्रायंगल लॉक लगा के सेथ रॉलिंस को सबमिट करवा देते हैं और मैच को जीत जाते हैं, जो कि काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि सेथ रॉलिंस अक्सर सबमिट नहीं करते और मैच की एंडिंग भी सेटिस्फाइंग नहीं थी। हमें लग रहा था शो एंड हो गया है एंड आई वॉज डिसअपॉइंटेड, लेकिन तभी लाइट ऑफ होती हैं और ऑन। फिर हमें फायरफ्लाइज देखने को मिलती हैं। He's got the whole world in his hands। हमें ब्रे वाइट का ये सॉन्ग सुनने को मिलता है।
इसके बाद हमें क्राउड के बीच में ब्रे वाइट के फायरफ्लाई फन हाउस के सारे मेंबर्स देखने को मिलते हैं, जैसे हस्की द पिग, एबी द विच, मर्फी द बजट और खुद द फील्ड। और इसके ऊपर क्राउड का रिएक्शन भी एपिक था, बिल्कुल गूज़बम्प्स वाली फीलिंग आ रही थी। हमें एक छोटा सा वीडियो पैकेज भी देखने को मिलता है, जहाँ पर हमें ये देखने को मिलता है फायरफ्लाई फन हाउस बिल्कुल जला हुआ है। इसके बाद हमें स्टेज पे एक डोर देखने को मिलता है, जिसके अंदर से बहुत सारी लाइट निकल रही होती है। क्राउड की तरफ से हमें होली शिट की चैन सुनने को मिलती है। दरवाजे के अंदर से एक बंदा लैंटर्न लेके निकलता है, जिसने अजीब सा मास्क पहना हुआ था। वो अपना मास्क उतारता है एंड ही इज नन अदर देन द ब्रे वाइट। जी हाँ, हमें ब्रे वाइट का रिटर्न देखने को मिल चुका है। वो बोलते हैं रन और अपनी लैंटर्न को फूंक मार के क्लासिक स्टाइल में बुझा देते हैं। इस तरह से एक्सट्रीम रूल्स ऑफ फेयर चली जाती है और शो एंड हो जाता है। ऑडियंस का फुल पैसा वसूल हो गया। WWE हैज डन अ एक्सीलेंट जॉब। उन्होंने हमें बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं किया। सेगमेंट की रेटिंग की बात करें तो मैं इस सेगमेंट को 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग देना चाहूँगा, और अगर शो की रेटिंग की बात करें तो मैं शो को 4.5 आउट ऑफ 5 स्टार्स की रेटिंग देना चाहूँगा, क्योंकि कुछ मैचेस से हमें ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन उन्होंने उसके ऊपर इतना अच्छा डिलीवर नहीं किया। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें। मैंने अपने चैनल पे सारी वीडियोस की प्लेलिस्ट बना दी है, आप चाहें तो उसको चेकआउट कर सकते हो। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और हाँ, डोंट ट्राई दिस एट होम, स्कूल और एनीवेयर एल्स।